हेलो दोस्तों, बिगनर्स पॉइंट में आपका स्वागत है। और अभी हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स जो है 1 और 2 की। जम्मू और कश्मीर में जो चुनाव हो रहे थे उसका आखिरी चरण मतदान जो है ख़त्म हो गया है। आखिरी चरण 65% वोट पड़े हैं और 8 अक्टूबर को आएंगे इसके नतीजे। ठीक है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया और अंतिम चरण में 65.58% मतदान हुआ है। बांदीपोरा जिले में 64.85% मतदान। भारत के चुनाव आयोग ने कहा कि मंगलवार सुबह 7 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे समाप्त हो गया है। शाम 7 बजे जारी आंकड़ों के अनुसार तीसरे चरण में 65.58% मतदान दर्ज किया गया, जिसमें बांदीपोरा जिले में 64.85%, बारामूला में 55.73%, जम्मू कश्मीर में 66.79%, कठुआ में 70.53%, कापुवाड़ा में 62.76%, सांबा में 72.41% और उधमपुर जिले में 72.91% मतदान दर्ज किया गया है। पीएम मोदी का 2 अक्टूबर को झारखंड दौरा। 83,300 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं की देंगे सौगात। किसको देंगे? झारखंड को। झारखंड में दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अक्टूबर को झारखंड दौरे पर हजारीबाग आएंगे। कहाँ पर? हजारीबाग आएंगे और मटवारी गांधी मैदान में परिवर्तन सभा को संबोधित करेंगे। अपने दौरे के दौरान पीएम हजारीबाग की धरती से कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके अलावा वे मटवारी गांधी मैदान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा महासभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वे 3 घंटे 25 मिनट तक प्रदेश में ही रहेंगे। उनके आगमन को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। 17 दिनों में दूसरी बार झारखंड दौरा। पीएम मोदी 17 दिनों में दूसरी बार झारखंड दौरा पर आ रहे हैं, जबकि हजारीबाग में तीसरी बार आ रहे हैं। सांसद मनीष जायसवाल ने कहा कि पीएम मोदी 2 अक्टूबर को 2 बजे हजारीबाग पहुंचेंगे। वह 4:30 बजे तक विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के बाद दिल्ली लौटेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से मिलेगी निगरानी। पीएम मोदी के हजारीबाग आगमन पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम पुलिस विभाग की ओर से भी कर लिया गया है। प्रस्तावित कार्यक्रम स्थल और उसके आसपास की स्थिति का जायजा लिया जा रहा है। इसके अलावा संदिग्ध लोगों पर नज़र रखने के लिए एक खास तरह की तकनीक का भी इस्तेमाल हो रहा है। ड्रोन से भी निगरानी रखी जा रही है। पीएम मोदी के आगमन को लेकर हजारीबाग शहर में सभी मुख्य जगहों पर सीसीटीवी लगवा दिए गए हैं। अभी तक 100 से अधिक सीसीटीवी लगाए जा चुके हैं। नागवा हवाई अड्डा से विविध तक और विनोबा भावे विश्वविद्यालय से जिला परिषद चौक से मटवारी गांधी मैदान सिंघानी चौक तक सीसीटीवी लगाया गया है। इसके अलावा इंद्रपुरी चौक, कार्यक्रम स्थल के ब्रांच रोड में भी कैमरे लगाए गए हैं। अग्निशमन विभाग की 6 दमकल गाड़ियों को तैनात किया गया है। पीएम मोदी ग्वालियर बायोगैस संयंत्र का करेंगे वर्चुअल शुभारंभ। प्लांट से प्रतिदिन 3 टन सीएनजी और 20 टन बायोजैविक खाद्य मिलेगी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है। ऐसे में बुधवार को नवाचार के क्षेत्र में ग्वालियर में नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिन ग्वालियर की आदर्श गौशाला लाल टीपरा में बायो सीएनजी प्लांट, कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का वर्चुअल शुभारंभ करेंगे, जो कि कुछ कैसी है, इस तरीके की दिखती है। जनसंपर्क अधिकारी भदौरिया ने बताया कि लाल टीपरा गौशाला में 2 अक्टूबर को बायो सीएनजी प्लांट के शुभारंभ के साथ साथ स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा के समापन अवसर पर स्वच्छता मित्रों एवं स्वच्छता चैंपियन का सम्मान भी किया जाएगा। 2 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया जाएगा। बता दें कि यह देश की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला होगी। लाल टिपारा गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के सहयोग से 2 हेक्टेयर क्षेत्र में बायो सीएनजी प्लांट स्थापित किया गया है। इस प्लांट के संचालन के लिए 100 टन गोबर का उपयोग कर प्रतिदिन 3 टन तक सीएनजी और सर्वोत्तम गुणवत्ता का जैविक खाद 20 टन मिलेगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन प्लांट के संचालन एवं संधारण में भी सहयोग करेगा। यह लाल टिपारा गौशाला कार्बन उत्सर्जन रोकने में वैश्विक आदर्श बनने जा रही है। बुलडोजर एक्शन पर अंतरिम रोक जारी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे दिशा निर्देश सभी के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा है। मंगलवार को जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश हैं, हम सब नागरिकों के लिए दिशा निर्देश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध निर्माण हिंदू, मुस्लिम कोई भी कर सकता है। हमारे दिशा निर्देश सभी के लिए होंगे, चाहे वह किसी भी धर्म या समुदाय के हों। सुप्रीम कोर्ट की ओर से 17 सितंबर को दिया गया आदेश जारी रहेगा, यानी कि देश भर में बुलडोजर एक्शन पर लगी अंतरिम रोक जारी रहेगी।
पब्लिक ऑर्डर सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक सड़कों पर वाटर बॉडी या रेलवे लाइन की ज़मीन पर अतिक्रमण से बने मंदिर, मस्जिद या दरगाह जो कुछ भी है उसे तो जाना ही होगा, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर सर्वोपरि है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साल में 4 से 5 लाख डिमोलिशन की कार्यवाही होती है। यह आंकड़ा पिछले कुछ सालों का है। तब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इनमें से मात्र 2% के बारे में हम अखबार में पढ़ते हैं, जिसको लेकर विवाद होता है। इस पर जस्टिस गवई ने मुस्कुराते हुए कहा, बुलडोजर जस्टिस। 4 शर्तों पर हटाया जा सकेगा लाइफ सपोर्ट सिस्टम, सरकार लाई नई गाइडलाइन, 20 अक्टूबर तक मांगे सुझाव। कई बार हमारे आसपास या घर में ही ऐसे मरीज होते हैं जो लाइलाज बीमारी या वर्षों से अस्पताल के बेड पर मृत्यु का इंतजार करते हैं। ऐसे ही मरीजों को लेकर केंद्र सरकार एक नई गाइडलाइन की योजना बना रही है। दरअसल लाइलाज बीमारी से पीड़ित मरीजों से सिर्फ 4% पर ही लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जीवन रक्षक प्रणाली हटाया जा सकेगा। इस संबंध में केंद्र सरकार नए दिशा निर्देश लेकर आई है। इन दिशा निर्देशों के अनुसार यदि किसी लाइलाज बीमारी से पीड़ित मरीज के लिए लाइफ सपोर्ट जारी रखना बेमानी हो और मरीज के परिवार या प्रतिनिधि भी इस बात से सहमत हों, तो अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की अनुमति से लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 20 अक्टूबर तक इस पर ड्राफ्ट पर राय मांगी है। पीएम मोदी और जैमका के प्रधानमंत्री के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता, व्यापार निवेश पर की चर्चा। किसके बीच में द्विपक्षीय वार्ता हुई है? प्रधानमंत्री जैमका के और पीएम मोदी भारत के। ये हैं जैमका के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जैमका के प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस के बीच मंगलवार को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने संबंध को अधिक मजबूत करने और व्यापार, निवेश, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल परिवर्तन, विकास, साझेदारी, शिक्षा, क्षमता निर्माण और लोगों से संपर्क में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। वार्ता के बाद दोनों देशों के नेताओं ने संयुक्त पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जैमका के प्रधानमंत्री एंड्रयू हॉलनेस के बीच मंगलवार को प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद दोनों नेताओं ने संयुक्त पत्रकार सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान दोनों नेताओं की उपस्थिति में भारत और जैमका के बीच समझौता ज्ञापन MOU का आदान प्रदान किया गया। पीएम मोदी ने जैमका मार्ग की घोषणा। पीएम मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत और जैमका के संबंध साझा इतिहास, लोकतांत्रिक मूल्यों और लोगों के बीच संबंधों की मजबूती पर टिके हुए हैं। दोनों देशों को 4C कल्चर, संस्कृत, क्रिकेट, कॉमनवेल्थ, राष्ट्रमंडल और कैरिबियन समुदाय जोड़ता है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जैमका उच्चायोग के सामने सड़क का नाम जैमका मार्ग रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि यह सड़क भावी पीढ़ियों के लिए हमारी गहरी मित्रता और हमारे सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगी। हमारे इधर जो जैमका का उच्चायोग है, दूतावास वगैरह, उसके सामने जो रोड गई है उसका नाम क्या रख देंगे? जैमका। ये क्या लिख दिया जैमका मार्ग, ठीक है। लेबनान में घुसी इजराइल सेना, हिजबुल्लाह के खिलाफ जमीनी कार्रवाई शुरू, रडार पर होंगी सुरंगें। हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के खात्मे और लगातार कार्रवाई हमलों के बाद इजरायली सेना ने लेबनान में घुसकर जमीनी हमले शुरू कर दिए हैं। मंगलवार को इजरायली सेना की तरफ से कहा गया कि उसके सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों और बुनियादी ढांचों के खिलाफ सीमित और लक्षित जमीनी हमला शुरू किया है। वह सीमा से सटी हिजबुल्लाह की सुरंगों में घुसकर तलाशी ले रही है। इजरायली सेना के रडार पर इजराइल को लेबनान से अलग करने वाली ब्लू लाइन के पास हिजबुल्लाह की सुरंगें हैं। लेबनान की सीमा से सटे गांवों को निशाना बनाया जा रहा है। इजराइल डिफेंस फोर्स IDF ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट में साझा किया कि जिसमें बताया गया उसने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के आतंकवादी ठिकानों के खिलाफ सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर सीमित और टारगेटेड ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किए हैं। लेबनान की सीमा से सटे गांवों को निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि यहाँ हिजबुल्लाह के कई ठिकाने हैं जो खतरा बने हुए हैं। इजरायली वायुसेना इस ग्राउंड ऑपरेशन में मदद कर रही है। पीएम मोदी ने इजरायल के PM नेतन्याहू से बातचीत की, कहा आतंकवाद का हमारे विश्व में कोई स्थान नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से पश्चिम एशिया के हालिया घटनाक्रम पर बात की। आतंकवाद का हमारे विश्व में कोई स्थान नहीं, ये बात इन्होंने आपस में की है। महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राज्य गौ माता का दर्जा
दिया है और गौ रक्षण संस्थाओं को मिलेगी सब्सिडी। जो देसी गाय होती हैं उनको राज्य माता गौ माता का दर्जा किसने दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने। ठीक है, महाराष्ट्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में देसी गाय को राज्य माता गौ माता का दर्जा दिए जाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इसके साथ ही सरकार ने हर देसी गाय के लिए गौरक्षण संस्थाओं को सब्सिडी भी देने का ऐलान किया है। इस योजना का लाभ लेने के लिए संगठन को महाराष्ट्र गौ सेवा आयोग के साथ पंजीकृत कराना होगा। देसी गाय पालने के लिए प्रेरित करना। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में सोमवार को कैबिनेट की बैठक हुई थी। इस बैठक में वैदिक काल से ही भारतीय संस्कृति में देसी गायों की स्थिति, मानव आहार में देसी गाय के दूध की उपयोगिता तथा जैविक खेती में देसी गाय के गोबर एवं गोमूत्र का महत्वपूर्ण स्थान को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने देसी गायों को राज्य माता गौ माता का दर्जा देने का निर्णय लिया है। सरकार का उद्देश्य क्या है? इसमें सरकार का उद्देश्य है पशुपालकों को देसी गाय पालने के लिए प्रेरित करना। उत्तराखंड में भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 शुरू उत्तराखंड में हो रहा है। भारत और कजाकिस्तान की संयुक्त सेना अभ्यास कर रही है। भारत और कजाकिस्तान, इन दोनों की सेनाएं संयुक्त अभ्यास कर रही हैं। ठीक है, कहाँ पे कर रही हैं? उत्तराखंड में। और इसका जो नाम दिया है अभ्यास को, क्या कहा है? काजिंद 2024। ये इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है। 13 अक्टूबर तक चलेगा आधुनिक विदेश प्रशिक्षण। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 का 8वां संस्करण सोमवार को उत्तराखंड में विकसित है और आधुनिक विदेशी प्रशिक्षण नॉर्थ ओलिन में शुरू हुआ। यह अभ्यास 13 अक्टूबर तक चलेगा। संयुक्त अभ्यास के उद्घाटन समारोह में कजाकिस्तान के कर्नल कैरीवेव नूरलान सेरी काबायच कमांडर कजाकिस्तान कॉन्टिजेंट और कर्नल योगेश उपाध्याय कमांडर भारतीय कॉन्टिजेंट ने भाग लिया। भारत और कजाकिस्तान के पर्यवेक्षक भी अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। काजिंद अभ्यास भारत और कजाकिस्तान में वैकल्पिक रूप से आयोजित एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अंतिम संस्करण जुलाई 2023 में कजाकिस्तान में आयोजित किया गया था। इससे पहले 2023 में कजाकिस्तान में ही आयोजित किया गया था। ये 120 कर्मियों वाली भारतीय टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से 5वीं बटालियन कुमाऊं रेजिमेंट के अलावा भारतीय वायुसेना तथा सेना के अन्य आर्म्स और सर्विसेज के कर्मी कर रहे हैं। भारत और कजाकिस्तान के पर्यवेक्षक भी अभ्यास का हिस्सा बनेंगे। 60 कर्मियों वाली कजाकिस्तानी टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मुख्य रूप से लैंड फोर्सेस, एयर डिफेंस फोर्सेस और एयरबोर्न असॉल्ट ट्रूपर के कर्मी करेंगे। काजिंद 2024 अभ्यास का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र जनादेश के अध्याय 7 के तहत आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए दोनों पक्षों की संयुक्त सैन्य क्षमता को बढ़ाना है। संयुक्त अभ्यास अर्धशहरी और पहाड़ी इलाकों में संचालन पर केंद्रित होगा। संयुक्त प्रशिक्षण से उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, सामरिक स्तर पर संचालन के लिए अभ्यास और परिष्कृत अभ्यास व सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना होगा। अभ्यास के दौरान किए जाने वाले सामरिक प्रशिक्षण में एक परिभाषित क्षेत्र पर कब्जा करने की आतंकवादी कार्यवाही का जवाब देना, एक संयुक्त कमांड पोस्ट की स्थापना, एक खुफिया और निगरानी केंद्र की स्थापना, एक हेलीपैड लैंडिंग साइट की सुरक्षा, कॉम्बैट फ्री फॉल शामिल होंगे। स्पेशल हेलीबॉर्न ऑपरेशन, कार्डन एवं सर्च ऑपरेशन के अलावा ड्रोन और काउंटर ड्रोन सिस्टम का भी उपयोग भी शामिल होगा। ये हैं अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती। इनको क्या मिला है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने दी प्रतिक्रिया, कहा अगर मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ तो आप भी पहुँच सकते हैं। फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया। यह सम्मान 8 अक्टूबर को 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। वहीं अब बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने खुशी जाहिर करते हुए प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सोमवार को कहा अगर उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल सकता है तो अन्य लोग भी समर्पण और कड़ी मेहनत के साथ इसे प्राप्त कर सकते हैं। सीबीआई की संगठित साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्यवाही, 26 गिरफ्तार हो गए हैं। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने संगठित साइबर अपराध से जुड़े 26 आरोपितों
आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 4 दिन पहले गुरुवार को पुणे, हैदराबाद, अहमदाबाद, विशाखापट्टनम में अलग अलग 32 जगहों पर छापेमारी के दौरान इन्हें गिरफ्तार किया गया था। सीबीआई की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार तलाशी के दौरान महत्वपूर्ण डिजिटल साक्ष्य और आपत्तिजनक सामग्री बरामद की गई। संगठित साइबर अपराध नेटवर्क पर प्राप्त इनपुट के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संचालन विभाग ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। 170 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया है। सीबीआई के मुताबिक तलाशी के दौरान टीम ने 4 कॉल सेंटरों वीसी इंफ्रोमेट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड, रीजेंट प्लाजा पुणे, वीसी इंफ्रोमेट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड मुरलीनगर, विशाखापट्टनम, बायोजेक्स सॉल्यूशंस हैदराबाद, अत्रिया ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड विशाखापट्टनम में चल रही ऑनलाइन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त 170 व्यक्तियों को हिरासत में लिया। इनमें से 26 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया। अवैध कॉल सेंटरों में अन्य श्रमिकों की भूमिका पर जांच और पूछताछ जारी। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस 2024 वरिष्ठ नागरिक कल्याण को बढ़ावा देने और सम्मानित करने केंद्र की खास पहल है। बुजुर्ग देश की वो जड़ें होते हैं जिनके सहारे पेड़ हरा भरा होता है और अपनी टहनियों पत्तियों के सहारे बड़ा होता है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिक कल्याण को बढ़ावा देने और समाज में उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए केंद्र सरकार खास कार्यक्रम कर रही है। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस कब आता है? 1 अक्टूबर को। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अमूल्य योगदान को पहचानना, ये भी इस कार्यक्रम में होगा। लड़कियों को आत्मनिर्भरता बनाने छत्तीसगढ़ सरकार दे रही व्यावसायिक कौशल का निःशुल्क प्रशिक्षण। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की सार्थक पहल से जशपुर जिला प्रशासन के तहत नव गुरुकुल शिक्षण संस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर छात्राओं को निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य न केवल शिक्षा का स्तर बढ़ाना है बल्कि छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें व्यावसायिक कौशल से जोड़ना है ताकि वे अपना उज्ज्वल भविष्य बना सकें। प्रशिक्षण के दौरान लैपटॉप, कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है जिससे उन्हें अध्ययन और प्रोजेक्ट्स पर काम करने में मदद मिलती है। जिला प्रशासन द्वारा छात्रों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। उल्लेखनीय है कि यह कार्यक्रम प्रदेश में जशपुर के साथ साथ रायपुर और दंतेवाड़ा जिलों में भी संचालित है। जिला प्रशासन द्वारा छात्रों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यहाँ छात्रों को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, फाइनेंस, बिजनेस, शिक्षा, ग्राफिक्स, डिज़ाइनिंग जैसे विविध क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा भाषा ज्ञान, व्यक्तित्व विकास पर अतिरिक्त कक्षाएं भी आयोजित की जाती हैं जिससे छात्राओं को समग्र विकास हो सके। छात्राओं को निःशुल्क आवास, प्रशिक्षण, भोजन की सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। प्रशिक्षण के दौरान लैपटॉप, कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है जिससे उन्हें अध्ययन और प्रोजेक्ट्स पर काम करने में मदद मिलती है। NIELIT का युवा रोजगार मेला, 1000 से अधिक नौकरियों के लिए उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और भारत सरकार के तहत एक स्वतंत्र वैज्ञानिक सोसाइटी राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT ने रविवार को नई दिल्ली में जनकपुरी में स्थित अपने कार्यकाल में जॉब फेयर युवा रोजगार मेला आयोजित किया। NIELIT के पूर्व छात्रों और छात्रों के लिए प्लेसमेंट के अवसरों की सुविधा के लिए यह जॉब फेयर आयोजित किया गया था। इसके दौरान 16 कंपनियों ने अपनी कंपनियों में 1000 से अधिक नौकरियों के लिए उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया। जॉब फेयर के लिए 1300 से अधिक उम्मीदवारों ने पंजीकरण कराया है। NIELIT आने वाले वर्षों में ऐसे और अधिक जॉब फेयर आयोजित करेगा। डॉक्टर मदन मोहन त्रिपाठी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये सब उसी के बारे में है। बेसिकली रोजगार मेला था जिसमें से 16 कंपनियां आई थी और उनमें से 1000 को शॉर्टलिस्ट किया गया है, ठीक है, और 1300 लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। WFP ने लेबनान में इजराइल हिजबुल संघर्ष से प्रभावित लोगों की सहायता के लिए आपातकालीन अभियान शुरू किया। विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने लेबनान में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच हाल ही में हुए तनाव से प्रभावित 10 लाख लोगों को खाद्य सहायता प्रदान करने के लिए एक आपातकालीन अभियान शुरू किया है। खाने के लिए तैयार राशन, रोटी, गर्म भोजन और भोजन के पैकेट किए जा रहे वितरित। WFP द्वारा जारी एक बयान में कहा गया कि एजेंसी देश भर में आश्रयों में रहने वाले परिवारों को खाने के लिए तैयार राशन, रोटी, गर्म भोजन और भोजन के पैकेट वितरित कर रही है। WFP ने कहा है कि इस सप्ताह
संघर्ष के और बढ़ाने से तत्काल मानवीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर बल मिलता है। यह तब हुआ है जब हजारों लोग पहले ही विस्थापित हो चुके हैं, जिससे संचित संकटों से दबी आबादी की नाजुकता और बढ़ गई है। ठीक है, इसी के साथ करंट अफेयर्स हो जाता है समाप्त। धन्यवाद।